आर्थिक विद्यार्थी मित्रों, जो अपने अंतिम में चैप्टर चला था आर्थिक वृद्धि और विकास के निर्देशक, उसमें से आर्थिक विकास के निर्देशकों में 3 निर्देशकों की बात की थी। एक प्रति आय और राष्ट्रीय आय, दूसरा जीवन की भौतिक गुणवत्ता आंक और तीसरा मानव विकास आंक। तो अब हम चर्चा करेंगे जीवन की भौतिक गुणवत्ता आंक। जीवन की भौतिक गुणवत्ता आंक का सिद्धांत किसने दिया था, आप लोग को याद रखना है। 1 नंबर का मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। डेविस मॉरिस नाम के अर्थशास्त्री ने जीवन की भौतिक गुणवत्ता आंक दिया था। उसका महत्व मूल्य भी आप लोग को याद रखना है, वो भी 1 नंबर का है, या तो फिर सेक्शन ए में आएगा या सेक्शन बी में आएगा। वो भी कितना था, 100 माना गया है। 100 है तो हमने विकास अधिक हासिल किया है, और 100 से कम है तो हमने विकास कम हासिल किया है। अर्थात डेविस मॉरिस जीवन की भौतिक गुणवत्ता आंक को देने वाले, प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री थे, और उसका आंक 100 है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता आंक के 3 महत्वपूर्ण मुद्दे। 1 शिक्षा का अनुपात, 2 अपेक्षित आयुष्य, 3 बाल मृत्यु दर। शिक्षा का अनुपात क्या है, देश की साक्षरता का अनुपात शिक्षा पर निर्भर है। और देश, अगर मान लो अभी देश की साक्षरता की बात की जाए तो भारत देश की साक्षरता का अनुपात देखा जाए तो 2001 की जनगणना के अनुसार 74.2% देश की साक्षरता का अनुपात माना गया था। वही गुजरात की बात की जाए तो 78.2 के आसपास माना गया था। देश ने साक्षरता के क्षेत्र में काफी तरक्की हासिल की है। अगर राज्य की बात की जाए तो केरल सबसे अधिक साक्षर देश के रूप में पहचाना गया है। उसी समय बिहार सबसे कम साक्षर देश के रूप में पहचाना गया है। अर्थात साक्षरता की बात ये शिक्षा का अनुपात, देश की साक्षरता का अनुपात शिक्षा पर निर्भर है। देश के शिक्षित जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर, और शिक्षा का अनुपात कैसे, देश के शिक्षित लोगों की प्रतिशत प्रमाण कितना है उसके अनुपात से हम शिक्षा का अनुपात निकाल सकते हैं। आप लोग को इतना समझ में आ चुका होगा। अब अपेक्षित आयुष्य, बालक जन्म के समय कितने वर्ष का आयुष्य व्यतीत करेगा उसे अपेक्षित आयुष्य कहते हैं। और अपेक्षित आयुष्य की तुलना कैसे करेंगे, जन्म समय क्या उसका वजन, उस बालक का वजन अगर 3.5-4 किलो से ज्यादा होगा, स्वाभाविक उसका आयुष्य बढ़िया होगा, ऐसा कह सकते हैं। अर्थात बालक जन्म के समय की कितना आयुष्य जीवित रहेगा उसे हम अपेक्षित आयुष्य कहते हैं। तीसरा आता है बाल मृत्यु दर। प्रति 1 वर्ष की समयावधि में 1000 की जनसंख्या पर जीवित बच्चों की संख्या को हम बाल मृत्यु दर, जीवित बच्चों की संख्या को हम कहते हैं बाल जन्म दर कहते हैं। अगर उसका उल्टा करते हैं, जीवित बालक की संख्या में से जितने बालक मरते हैं उसको बाल मृत्यु दर कहते हैं। फिर से याद रखो, प्रति 1 वर्ष की समयावधि में प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों में से जीवित मरने वाले बच्चों की संख्या को बाल मृत्यु दर कहते हैं। ये भी प्रश्न आपके सामने सेक्शन बी में आने की संभावना रहती है। 1 नंबर का आप लोग याद रखना, प्रति 1 वर्ष 1000 की जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों में से मरने वाले बच्चों की संख्या को हम बाल मृत्यु दर कहते हैं। अर्थात जीवन की भौतिक गुणवत्ता आंक की बात की जाए तो आप लोग को कंपल्सरी याद रखना है सिद्धांत डेविस मॉरिस 1 नंबर, 2 नंबर उसका आंक 100 माना गया है। फिर उसके 3 पहलू है, शिक्षा का अनुपात, अपेक्षित आयु, बाल मृत्यु दर। ठीक है, उसके बाद शिक्षा का अनुपात क्या है, देश की साक्षरता का अनुपात, देश की जनसंख्या के में से जितने शिक्षित लोग हैं उसके प्रतिशत प्रमाण को कहा गया है। अपेक्षित बालक के जन्म के समय वो कितना आयुष्य व्यतीत करेगा उसे अपेक्षित आयुष्य कहते हैं। बाल में 1 वर्ष के समय 1000 की जनसंख्या पर मरने वाले बच्चों की संख्या को हम बाल मृत्यु दर कहते हैं। अर्थात आप लोग को अगर बोर्ड में परीक्षा में पूछा जाए तो ये प्रश्न आप लोग को 3 मार्क्स में पूछने की संभावना है। कितने नंबर में, 3 नंबर में। और आप लोग को ये प्रश्न इसी तरह से लिखना है और उसे सविस्तार समझाना है। ओके विद्यार्थी मित्र, हम आगे एक और टॉपिक, हमारा जो पुराना टॉपिक था आर्थिक विकास के निर्देशकों में 3 बातें फिर से रिपीट कर रहा हूँ। राष्ट्रीय आय, प्रति आय, जीवन की भौतिक गुणवत्ता आंक, और तीसरा मानव विकास आंक, जो हमारा अंतिम प्रश्न है मानव विकास आंक। हम मानव विकास आंक की चर्चा करेंगे। 1990 में यूएनडीपी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानव विकास आंक की रचना प्रस्तावित की थी। उन्होंने इसका थोड़ी बहुत जानकारी हमें दी थी, उसके संलग्न हम आगे बढ़ते हुए नजर में आए। इसको भी मानव विकास आंक को एचडीआर के रूप में पहचाना जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रेशियो। ठीक है, इसके भी 3 मुद्दे हैं। कौन कौन से पहलू हैं, अपेक्षित आयुष्य, साक्षरता, ऊंचा जीवन स्तर। अपेक्षित आयुष्य किसे कहते हैं, जन्म के समय व्यक्ति का वजन कितना है उसको ध्यान में रखकर उसकी तुलना की जाती है कि वह कितने वर्ष का आयुष्य व्यतीत करेगा, उसे अपेक्षित आयुष्य कहते हैं। और एक और रेशियो है 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का
औसत प्रमाण कितना है उसे हम अपेक्षित आयुष्य कहते हैं। पहले के समय में लोगों ने अच्छे दूध घी सब सेवन किया था, तो आज भी वो 100 वर्ष के लोग देखने को मिलते हैं, तो उसे हम अपेक्षित आयुष्य की तुलना में कह सकते हैं कि वो अच्छा हमारा अपेक्षित से अधिक अच्छा है। जिस देश की अपेक्षित आयुष्य ऊंचा होगा उस देश ने अच्छा विकास किया है, ये हम कह सकते हैं। और जिस देश की आयुष्य कम है उसने हम कम विकास किया है, ये हम कह सकते हैं। जैसे बिहार की बात की जाए तो बिहार की अपेक्षित आयुष्य बहुत कम है, अर्थात उसका विकास पिछड़ा है। उसके सामने गुजरात की बात की जाए या केरल की बात की जाए तो केरल की बात ऐसे कह सकते हैं कि केरल में अपेक्षित आयुष्य अधिक अच्छा है, तो उसमें स्वास्थ्य की सुविधाएं अधिक अच्छी प्रमाण में मिल रही है। बिहार में कम प्रमाण में स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही है, जबकि केरल में बहुत अच्छे प्रमाण में स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त हो रही है, अर्थात अपेक्षित आयुष्य का प्रमाण भी देखने को मिलता है। फिर अगर साक्षरता, स्कूल कॉलेज जाने योग्य में से कितने व्यक्ति स्कूल कॉलेज जाते हैं उसके अनुपात को साक्षरता कहते हैं। जैसे 15 वर्ष के बाद आज हमारे सामने 10वीं कक्षा 10वीं पास होने के बाद भी कई सारे बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, उसके प्रमाण में से कितने अधिक जाते हैं उसे साक्षरता प्रमाण कहते हैं। जैसे मान के चलते हैं हमारे इस साल की बैच में 100 बच्चे थे, 100 बच्चों में से 60 बच्चों ने 10वीं पास 80 बच्चे 10वीं में पास हुए। पास होने के बाद केवल और केवल आपके सामने 45 बच्चे स्कूल में बैठे हुए हैं, उसमें से गिने चुने 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दिए, 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फेल होने के कारण स्कूल छोड़ दिए, तो उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, साक्षरता कहते हैं। और साक्षरता कहते हैं। आगे ऊंचा जीवन स्तर, ऊंचा जीवन स्तर किसे कहते हैं? ऊंचा जीवन स्तर का सबसे बड़ा पहलू यह है कि व्यक्ति को जीने के योग्य पीने का शुद्ध पानी मिले, सैनिटाइजर की सुविधाएं मिले। ऊंचा जीवन स्तर, ऊंचा जीवन स्तर की बात की जाए तो हर एक व्यक्ति को जीने के योग्य पीने का शुद्ध पानी प्राप्त हो, सैनिटाइजर की सुविधा हो, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, तो अपने स्वाभाविक रूप से वो जीवन स्तर कैसा होगा, ऊंचा होगा। जो हमने आर्थिक विकास निर्देश का पहला निर्देश जो प्रति व्यक्ति आय था, प्रति व्यक्ति आय का अर्थ ही ये था अगर जिसकी आय अधिक ऊंची होगी स्वाभाविक रूप से जिसका जीवन स्तर कैसा होगा, ऊंचा होगा। जिसकी आय कम होगी उसका जीवन स्तर नीचे होगा। अर्थात ये सारी सुविधाएं कौन कौन सी, पीने का पानी, सैनिटाइजर, स्वास्थ्य, शिक्षा, बराबर, ये सारी बातें अगर अधिक प्रमाण में व्यक्ति व्यतीत करता है तो उसका जीवन स्तर अच्छा होगा। आज के समय में लोग अधिकतर प्रमाण में अपना जीवन स्तर ऊंचा लाने का प्रयत्न कर रहे हैं और अधिक से अधिक प्रमाण में जीवन स्तर ऊंचा होता भी है और लाभ भी पाते हैं। वो प्रति व्यक्ति आय के ऊपर निर्भर है। आगे एक और बात करते हैं, हमने आप लोग को मोस्ट टाइम के रूप में एक और प्रश्न याद रखना है कि मानव विकास आंक का महत्तम मूल्य कितना है, तो 0 से 1 के बीच में। कितना याद रखना है आप लोग को? 0 से 1 के बीच में। ये मोस्ट टाइम की बात है, 0 से 1 के बीच में 1 नंबर का मोस्ट टाइम प्रश्न बनता है सेक्शन बी में। दूसरी एक और बात याद आपको रखनी है, 2014 में दुनिया के 188 देश, कितने 2014 में दुनिया में कितने 188 देशों में एसडीआई मानव विकास आंक देखने को मिला था। उसमें से सबसे प्रथम स्थान पर कौन था? नॉर्वे। कौन था? नॉर्वे। कितना है? 0.944। और भारत का स्थान कौन सा था? 130वां। कौन सा था? 130वां। कितना? 0.609। याद रहेगा, पहला स्थान याद रखना है कौन? नॉर्वे प्रथम 0.944। दूसरा नहीं पर तीसरा पर बाद में हमारा स्थान याद रखना है, हम भारत में रहते हैं, भारत को भी याद रखना जरूरी है। कौन सा? 130वां। कितने? 609। कुल देश कितने हैं दुनिया के? 188। कितने हैं? 188। याद रहा आप लोगों को, 188 देश में नॉर्वे प्रथम स्थान पे। कितना प्रमाण दिया? 0.944। जबकि भारत का स्थान 130वां है, 0.609। अर्थात मानव विकास आंक की तुलना में हम एकदम प्रगति कर रहे हैं, ये कह सकते हैं। अब ये पार्ट यहाँ पूरा होता है। आप लोगों को कौन कौन से प्रश्न मैंने करवाए याद रखो। पहला, आर्थिक वृद्धि का अर्थ, आर्थिक विकास का अर्थ, ठीक है। दूसरा टॉपिक कौन सा था हमारा? आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच में अंतर। तीसरा टॉपिक कौन सा था? जीवन की भौतिक आर्थिक विकास के निर्देशक। निर्देशक में कौन कौन से निर्देशक? जीवन की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय। फिर कौन सा था? फिर जीवन की भौतिक गुणवत्ता। जीवन की भौतिक गुणवत्ता के बाद कौन सा था? मानव विकास आंक। अर्थात इस तरह से देश ने अपनी श्रृंखला हासिल की और हमने विकास हासिल किया है। अस्तु।